Hello everyone, I am going to discuss Unit-4 Judiciary of Forum IAS Prelims Toolkit. So इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट रेट ऑफ प्रोहिबिशन के बारे में है. सो इसमें ऑप्शन सी सही है और इसमें कुछ फैक्ट है, जैसे कि जो प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरबिड टू फॉरबिड, और ये कब होता है. इट इज़ इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन. और एक चीज़ और है कि जो रेट ऑफ प्रोहिबिशन होता है ना, ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी से होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना. और बाकी जो स्टेटमेंट ए बी और डी रॉन्ग है. इसमें ए वाला था द गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, ही गलत है. बी वाला द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन, ये भी गलत है. और डी वाला जब द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, ये भी गलत है. मतलब जो रेट ऑफ प्रोहिबिशन होता है ना, इट इज़ इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो प्रेजेंस से रिलेटेड है. सो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट सही हैं. पहला स्टेटमेंट था इन इंडिया प्रेजेंस आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेजेंट. और सेकंड स्टेटमेंट है इन इंडिया प्रेजेंस आर गवर्न बाय प्रेजेंस एक्ट 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial government. और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स और याद करने हैं कि जो प्रिजन्स है ना वो स्टेट सब्जेक्ट है अंडर लिस्ट 2 ऑफ 7 शेड्यूल, ठीक है. और प्रिजन्स का जो भी प्राइमरी रोल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर होता है, वो सब स्टेट के पास होता है, ठीक है. और एक चीज़ और है कि जो प्रिजन्स फॉल एक्सक्लूसिवली इन द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड इज़ गवर्न बाय प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 एंड प्रेजेंस मैनुअल्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. सो याद रखना कि प्रेजेंस किस में आता है, अंडर स्टेट लिस्ट एंड गवर्न बाय प्रेजेंस एक्ट 1894 एंड प्रेजेंस मैनुअल. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अगेन रेट्स के बारे में. सो रेट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. सो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है, मतलब तीनों जो ऑप्शन स्टेटमेंट है ना वो सही है. क्या फैक्ट्स यहाँ पे याद रखना है कि जो मैंडमस के बारे में क्या याद रखना है. मैंडमस इज़ अ कमांड issued by a court to a public official asking him to perform his official duties that he failed or refused to perform. और एक चीज़ और याद रखना है, मैंडमस जो है ना, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी और कॉरपोरेशन एंड इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट, लेकिन ये किसको नहीं मिल सकता है. इट यूजली नॉट यूजेबल अगेंस्ट अ प्राइवेट एंटिटी. मतलब मैंडमस को प्राइवेट एंटिटी के खिलाफ नहीं यूज़ किया जा सकता है. और एक चीज़ और है कि जो मैंडमस होता है ना, कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट एज देयर इज़ नाइदर अ स्टैट्यूटरी नॉर अ पब्लिक ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन इट. और जो स्टेटमेंट 3 था वो क्यू वारंटो के बारे में था. तो क्यू वारंटो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि द क्यू वारंटो is issued by the court to inquire into the legality of the claim of a person to a public office, or it prevents illegal assumption of public office by a person. This can be sought by any interested person, not necessarily by the aggrieved person. So ये क्यू वारंटो और मैंडमस के बारे में था, याद कर लेना है. और रिट्स के बारे में सारा याद कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है. सो इसमें जो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है. सो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे याद रखना है कि जो कमिटी था H.N. सन्याल अंडर चेयरमैनशिप ऑफ H.N. सन्याल, वो क्यों बना था. इट वाज द कमिटी मेड अ कम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एंड प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स. तो H.N. सन्याल कमेटी ने ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 पास किया था. रिकमेंडेशन मेड बाय, तभी पास हुआ था उन्हीं के रिकमेंडेशन पे. और एक चीज़ और याद करना है कि जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हैव एम्पावर्ड विद द पावर टू पेनलाइज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 एंड 215 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिया गया है टू पेनलाइज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. और स्टेटमेंट जो 3 था कि सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. और जो स्टेटमेंट 4 है वो सही है. उसके वो बोल रहा है कि द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. मतलब पार्लियामेंट के पास की पावर है
टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो ये फैक्ट्स याद रखना है। HN सान्याल कमेटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है टू पेनलाइज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और पार्लियामेंट भी पावर है उसके पास टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और ये सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एडवोकेट्स और लॉयर से रिलेटेड है। सो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। सो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे याद रखना है कि जो स्टेटमेंट 1 में द कॉर्पोरेट लॉयर्स एज वेल एज पेटेंट अटर्नीज आर टू रिकॉग्नाइज्ड एज लॉयर्स एंड देयर नो प्रोविजन ऑन देयर रिकॉग्निशन एज लॉयर। मतलब कि कॉर्पोरेट लॉयर्स और पेटेंट अटर्नीज दोनों ही लॉयर्स होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट था कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विजिट्स एंड इंस्पेक्ट्स यूनिवर्सिटीज़ लॉज कॉलेजेस। मतलब ये है कि जो बार काउंसिल्स होते हैं ना, हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटेड टू द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। और यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखना है कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेक्शन 4 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 दैट रेगुलेट्स द लीगल प्रैक्टिसेस एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया। सो ये बार काउंसिल का याद रखना है, गलत नहीं करना है। और वो पहला वाला स्टेटमेंट का फैक्ट याद रखना है कि कॉर्पोरेट लॉयर्स या फिर पेटेंट अटर्नीज या मतलब कोई भी लॉयर हो वो लॉयर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कस्टडी से रिलेटेड है। सो इसमें जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। और इसमें कुछ फैक्ट्स याद रखते हैं। जो कस्टडी इन इंडिया होता है ना, इट इज़ गवर्न बाय सेक्शन 167 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और यहाँ पे कुछ प्रोसीजर याद रखते हैं कि जो फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स टू अ सस्पेक्ट ऑन अरेस्ट इज दैट he is taken into the police custody, following which he is taken before a magistrate. From there he may either be remanded to judicial custody or be sent back into police custody। मतलब कि पहले वो पुलिस कस्टडी में जाता है, उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि जुडिशियल कस्टडी में जाना है कि पुलिस कस्टडी में। और इसमें जो स्टेटमेंट 1 था वो बोल रहा था कि जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन कस्टडी ऑफ अ कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन अ पुलिस स्टेशन नॉट इन अ जेल। सो ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें क्या है कि जो पुलिस कस्टडी होता है ना, मीन्स द पुलिस हैज़ अ फिजिकल कस्टडी ऑफ अक्यूज्ड, वाइल जो जुडिशियल कस्टडी होता है इट मीन्स अक्यूज्ड इज इन कस्टडी ऑफ अ कंसर्न मजिस्ट्रेट। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो इन पुलिस कस्टडी में अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन, वाइल जुडिशियल कस्टडी में ही इज़ लॉक्ड अप इन जेल्स। और स्टेटमेंट जो 2 था वो बोल रहा था कि ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज़ नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ये सही स्टेटमेंट है। मतलब ये है कि ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज़ नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट, हाउएवर द कोर्ट मे अलाउ द इंट्रोगेशन टू बी कंडक्टेड if it opines the interrogation being necessary under the facts produced before the court। सो ये फैक्ट याद रखना है जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अगेन प्रेजेंट से रिलेटेड है। सो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। सो कुछ फैक्ट्स याद रख लेते हैं स्टेटमेंट 1 से कि जो पैरोल होता है ना, पैरोल इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलीजिंग द प्रिजनर विद द सस्पेंशन ऑफ द स्टेटमेंट। और पैरोल होता है ना, कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। पैरोल मे बी डिनाइड टू द प्रिजनर इवन व्हेन ही मेक्स आउट सफिशिएंट कॉज फॉर रिलीज ऑन पैरोल। ठीक है ना, याद रखना है कि पैरोल होता है ना, कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। और स्टेटमेंट 2 जो है वो तो सही है, वो तो जनरल स्टेटमेंट जो हम पढ़ते आए। जो स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। मतलब प्रेजेंट जो होता है ना वो तो स्टेट सब्जेक्ट में ही आता है ना, स्टेट लिस्ट में ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कुछ यहाँ पे फैक्ट्स और याद कर लेते हैं कि जो पैरोल और फरलो के बारे में। जो पैरोल होता है ना, इट इज़ ग्रांटेड ओनली ऑन सफिशिएंट कॉज सच एज केसेस ऑफ सीवियर इलनेस और डेथ ऑफ एनी मेंबर ऑफ प्रिजनर्स फैमिली। द ग्रांटिंग अथॉरिटी फॉर पैरोल इज़ द डिप्टी होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये फैक्ट याद रखना है। और जो फरलो होता है ना, इज़ अ सीन एज अ मैटर ऑफ राइट फॉर द प्रिजनर। ठीक है ना, मतलब पैरोल जो होता है कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, और फरलो जो होता है इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट फॉर द प्रिजनर। और जो फरलो होता है ना, इट टू बी ग्रांटेड पीरियोडिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीज़न। और क्यों ग्रांट होता है, इट इज़ ग्रांटेड मेरली टू इनेबल द प्रिजनर टू रिटेन फैमिली एंड सोशल टाइज। ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ पे और याद कर लेना है कि बोथ फरलो and parole can be denied if the competent authority is of the opinion that releasing the inmate would not be in the interest of the society। सो ये याद रखना है।
पैरोल और फरलो के बारे में, प्रिजन से रिलेटेड चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड है। सो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है और स्टेटमेंट 2 जो है ना वो गलत है। सो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है ना, कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट to act as judge of Supreme Court for a temporary period, or he can do so only with the previous consent of the president। मतलब क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है ना, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है कि कोई रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनको अपॉइंट कर सकता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्परेरी पीरियड। और अगर वो जज अपॉइंट होगा टेम्परेरी पीरियड के लिए, देन ही इज़ एंटाइटल्ड टू सच अलाउंसेस एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। He will also enjoy all the jurisdiction, powers and privileges of the judge of the Supreme Court। और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। वो क्या था कि द हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट हैज़। तो ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें फैक्ट क्या याद रखना है, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अ हाई कोर्ट ऑल्सो हैज़ द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट or order। However, the power to review of High Court is not similar to the Supreme Court because the Supreme Court's power to review is constitutionally guaranteed but not in the case of High Court। मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है ना वो भी रिव्यू कर सकता है अपने जजमेंट और ऑर्डर को, लेकिन उसका जो पावर है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का पावर ऑफ रिव्यू है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के से रिलेटेड है। सो इसमें ना स्टेटमेंट 1 2 गलत है और 3 और 4 सही हैं। सो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 जो कि गलत है वो क्या था, द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें क्या है कि जो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग जो है ना, द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब ये है कि जो स्पीकर होता है ना, ही कैन रिजेक्ट द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का अकॉर्डिंग। और इसमें जो स्टेटमेंट 2 है जो इनकरेक्ट है वो क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स इट डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें क्या फैक्ट याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है ना, डज नॉट डिफाइन और गिव डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, याद रखना है। और स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट है। उसमें कुछ फैक्ट याद रखना है कि द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है ना। मतलब ये है कि द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट किस में दिया है, द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में, ठीक है। और ये क्या बताता है कि इट स्टेट्स दैट अ रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा इज़ टू बी गिवन टू द स्पीकर चेयरमैन, ठीक है ना। मतलब 100 मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा के और 50 मेंबर होने चाहिए राज्यसभा के, तभी वो स्पीकर के पास जाएगा। ये किस में दिया है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। और स्टेटमेंट 4 जो सही है उसमें कुछ फैक्ट याद रखना है। इफ द मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय नॉट लेस देन टू थर्ड्स ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो ये कंडीशन याद रखना है। और फाइनली जो होता है ना, ये मोशन पास होके दोनों हाउस से पास होकर पार्लियामेंट से पास होके ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, देन रिमूवल होता है। क्वेश्चन 10 जो है ना वो रिपीटेड है, अगेन रिपीटेड DPSP के बारे में है। क्या बोल रहा है, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय। ये तो सिंपल है कि DPSP में दिया है, ठीक है ना, याद कर लेना है। और इसमें कुछ फैक्ट्स और याद कर लेना है कि जो DPSP है ना किस में दिया, पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। और इसमें जो आर्टिकल 50 है ना वो क्या बताता है, इन द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट। और इसमें कुछ एक फैक्ट और याद कर लेना है, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेपरेटेड द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट।
और इससे पहले क्या था, जब ये सिविल प्रोसीजर कोड 1973 से पहले क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होता है ना, लाइक कलेक्टर और सब डिविजनल ऑफिसर्स, द तहसीलदार्स जो होते थे ना, दे यूज टू एक्सरसाइज जुडिशियल पावर अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल एग्जीक्यूटिव पावर्स। सो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो इसमें ना दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। और इसमें क्या है, एक चीज़ याद रखना है कि हमको एक लिस्ट बनाना है कि कौन सी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है या प्रोवाइडेड है या कौन सी चीज़ें नहीं दी है। सो इसमें जो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग जो कि गलत है, उसमें कुछ फैक्ट्स याद रखना है। जो क्या है याद रखना है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो होता है ना, इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इट इज़ रादर अ जुडिशियल इंटरवेंशन, ठीक है ना, जो कब आया था, थ्रू केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 में आया था, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सर्टेन बेसिक फीचर दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और डिस्ट्रॉयड थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन होता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 के थ्रू आया था। और स्टेटमेंट 2 में एक फैक्ट याद रख लेना है कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना, ये भी इज़ नॉट फाउंड एक्सप्लिसिटली एनीवेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू। और जो आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट to review any law in India and strike it down if it violates the constitutional provisions, especially Part 3 fundamental rights, thus providing the power of judicial review indirectly, ठीक है ना। मतलब क्या याद रखना है कि जुडिशियल रिव्यू और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन या प्रोवाइड नहीं किए हैं। और इनका एक लिस्ट बनाना है इन सब चीज़ों का कि कौन सी चीज़ प्रोवाइडेड है, कौन सी चीज़ें नहीं प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में है। सो ये क्या बोल रहा है, इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। सो इसमें जो है ना, स्टेटमेंट 1 और 2 सही है और 3 और 4 गलत है। सो इसमें कुछ फैक्ट्स याद रख लेना है। क्या याद रखना है, द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा जो है ना, हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में हुआ था, to provide free legal services to the weaker sections of the society and to organize local adalats for amicable settlement of disputes। और इसमें एक चीज़ और याद करना है, द इनकम सीलिंग लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 12H ऑफ द एक्ट फॉर अवेलिंग फ्री लीगल सर्विसेज डिपेंड ऑन द लिमिट्स सेट बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। और इसी में क्या याद करना है, द इनकम सीलिंग लिमिट जो होता है प्रिस्क्राइब किया गया था फॉर अवेलिंग फ्री लीगल सर्विसेज, वो क्या क्या है। जनरल पर्सन के लिए, मतलब कोई भी आम आदमी के लिए ₹1,00,000 इनकम सीलिंग लिमिट है। सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख है और ट्रांसजेंडर के लिए भी 2 लाख है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो फ्री लीगल एड इज़ अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल टू द OBC, ठीक है ना, याद रखना है। नालसा में याद रखना है कि इनकम सीलिंग लिमिट था जो कि जनरल पर्सन के लिए 1 लाख था, सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख था, ट्रांसजेंडर के लिए 2 लाख है। और फ्री लीगल एड जो है ना, वो प्रोवाइडेड टू द SC/ST और OBC के लिए नहीं है, याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या आता है, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, ये गलत स्टेटमेंट है। सो इसमें एक फैक्ट याद कर लेना है स्टेटमेंट 1 में कि जो होता है ना, विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट्स कैन स्ट्राइक डाउन स्टेट लॉ एज वेल एज सेंट्रल लॉ, दो द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज़ नो वेयर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स 13 and 226 इज एक्सप्लिसिटली कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन हाई कोर्ट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो पहला स्टेटमेंट है ना, वो गलत है, ठीक है ना। मतलब हाई कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का। और इसमें जो स्टेटमेंट 2 था, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। इसमें एक फैक्ट याद करना है, जो सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस 1973 में ना हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज, ठीक है ना, ये चैलेंज किया जा सकता है। और क्या है, एक फैक्ट याद कर लेना है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कम्स अंडर द लॉ फॉर जुडिशियल रिव्यू इफ़ इट वायलेट्स एनी फंडामेंटल राइट्स इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना।
मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ना, दे कैन बी चैलेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वो अमेंडमेंट्स से रिलेटेड है। सो अमेंडमेंट का लिस्ट बनाना है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का, और इसको याद कर लेना है, और जब भी चार्ट्स बनाए ना उसको भी देखते रहना है हर दिन। सो इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है सही है। सो स्टेटमेंट 1 क्या था, द 44th amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond the judicial review। ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें कुछ फैक्ट याद करना है स्टेटमेंट 1 से रिलेटेड, कि जो 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था ना, इट वाज इनैक्टेड टू नलिफाई सम ऑफ द अमेंडमेंट्स मेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है ना। और उसमें कुछ भी नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, मतलब 44th अमेंडमेंट में कुछ नहीं था ऐसा। और इसमें जो स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। उसमें स्टेटमेंट 2 क्या था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये सही स्टेटमेंट है। इसमें कुछ फैक्ट याद कर लेना है कि जो 99th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 था, was enacted to reflect the change in the system of appointments of judges from the collegium system। इसमें क्या था, it sought to establish the National Judicial Appointment Commission NJAC। सो और ये स्ट्रक किया था, दिस was struck down by Supreme Court as being violative of independence of judiciary। सो ये याद रख लेना है 44th Amendment Act और 99th Constitution Amendment Act। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना वो अगेन जुडिशियल रिव्यू पे है। सो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है, ए है ना, वो सही है। वो क्या था, द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ये सही स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट बी जो था, द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ लॉज इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, ये गलत है। और स्टेटमेंट सी जो है, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, ये भी गलत है। और डी स्टेटमेंट क्या था, द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट टू गिव अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस, ये भी गलत है। सो क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद रखना है। जो जुडिशियल रिव्यू है ना, इज़ द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव एक्ट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, मतलब दोनों का, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों एक्शन को रिव्यू करना। द जुडिशियल रिव्यू होता है ना, इट इज़ अ पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखना है कि दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड, नल एंड वॉइड बाय द जुडिशरी, ठीक है ना, याद कर लेना है। कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। और एक और चीज़ याद रखना है, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू बिफोर इंडियन कोर्ट्स हैज़ बीन इवॉल्व इन 3 डायमेंशन, ठीक है ना। पहला क्या डायमेंशन है, टू इंश्योर फेयरनेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। दूसरा क्या है, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तीसरा क्या है, टू रूल ऑन क्वेश्चंस ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट्स, ठीक है ना। इसको ये फैक्ट याद कर लेना जुडिशियल रिव्यू के बारे में। याद करना है कि ये दोनों लेजिस्लेटिव एक्ट और एग्जीक्यूशन ऑर्डर दोनों पे ही होता है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना वो ग्राम न्यायालय एक्ट के बारे में। सो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है ना वो सही है। सो स्टेटमेंट 1 कौन सा है, एज पर द ग्राम न्यायालय एक्ट द ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। सो ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें कुछ फैक्ट याद कर लेना है कि जो ग्राम न्यायालय होता है ना, आर इस्टेब्लिश अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 फॉर स्पीडी एंड ईजी एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम इन द रूरल एरियाज, ठीक है ना। और ग्राम न्यायालय जो होता है ना, दे कैन ट्राई क्रिमिनल केसेस एज वेल एज सिविल सूट्स, क्लेम्स और डिस्प्यूट्स विच आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड द सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट, ठीक है ना। मतलब याद कर लेना है कि क्रिमिनल और सिविल दोनों के लिए होता है ग्राम न्यायालय। और इसमें जो स्टेटमेंट 2 है जो कि सही है, वो क्या है, द एक्ट अलाउस लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज द मीडिएटर्स एंड रिकन्सिलिएटर्स। तो स्टेटमेंट 2 गलत सही है। इसमें कुछ फैक्ट्स और याद कर लेना है, द एक्ट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर द मीडिएशन बाय द सोशल वर्कर्स। द ग्राम न्यायालय शैल नॉट बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872।
but shall be guided by the principles of natural justice and subject to any law made by the high court So इसमें क्या बोल रहा है कि जो सोशल वर्कर्स होते हैं ना, दे आर एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर मीडिएशन, ठीक है ना, और ये कोई इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू रूल्स ऑफ एविडेंस नहीं फॉलो करता है, ये गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, ठीक है ना, एंड सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये आंसर इसका तो सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसी में कुछ फैक्ट याद कर लेना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है ना, इट इज़ अ फाइनल इंटरप्रेटर एंड द गार्जियन और कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। सो याद रखना है, फाइनल इंटरप्रेटर हो गया, गार्जियन हो गया, कस्टोडियन हो गया, गारंटर हो गया, फंडामेंटल राइट्स कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसी में कुछ और फैक्ट्स याद कर लेना है कि सुप्रीम कोर्ट होता है ना and perform their responsibility in accordance with the constitution. The Supreme Court also ensured that the Constitution of India remains the law of land and Parliament does not affect or in any way undo the soul of the Constitution through its basic structure doctrine. और एक फैक्ट और याद कर लेना है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, इंश्योर्स दैट देयर आरंट एनी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स बाय द कोर्ट बाय द स्टेट, ठीक है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वही बचाता है फंडामेंटल राइट्स को, एंड इट इज़ इंटरप्रेटर होता है, गारंटर होता है, गार्जियन होता है, कस्टोडियन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से किन रिलेटेड है। सो इसमें ना स्टेटमेंट 1 और 3 जो है ना वो सही है और स्टेटमेंट 2 और 4 वो है गलत है। सो इसमें स्टेटमेंट 1 से रिलेटेड क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा था, while appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India. So ये सही स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है ना, the judges of Supreme Court are appointed by the President in consultation with the Chief Justice of India. So ये होता है फैक्ट। और स्टेटमेंट 2 जो गलत है वो क्या बोल रहा था, the Supreme Court's judges can be removed by Chief Justice of India only. So ये गलत है। इसमें क्या फैक्ट याद करना है, क्या याद करना है, A judge of Supreme Court can be removed from his office by an order of the president, ठीक है ना, CGI नहीं करता है उनको रिमूव। और इसमें एक फैक्ट याद करना है, द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो याद कर लेना है। और इसमें स्टेटमेंट 3 जो है वो क्या है, द सैलरीज जो कि सही है वो क्या बोल रहा है, द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। सो ये सही है। और स्टेटमेंट 4 जो गलत है वो क्या बोल रहा है, ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ऑफिसर्स एंड द स्टाफ्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें क्या है, फैक्ट क्या है कि जो ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ही करता है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ही कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सर्विसेज। और इसमें एक फैक्ट, कुछ और फैक्ट याद कर लेना है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है ना। ये याद कर लेना है कि किसके पास पावर है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, ये पार्लियामेंट के पास है, ठीक है ना। और एक फैक्ट और क्या याद करना है कि एट प्रेजेंट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 34 जजेस, ठीक है ना। और ये एक नंबर कब बढ़ा था, ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट था ना वो फिक्स टू 8 था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 में 34 कितना कर दिया गया था, 34 कर दिया गया था CGI को मिला के। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। सो इसमें जो स्टेटमेंट 1 और चौथा जो है ना वो सही है और स्टेटमेंट 2 और 3 वो जो गलत है। स्टेटमेंट 1 कौन सा है, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, ये सही है। और स्टेटमेंट 4 कौन सा है, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, ये भी सही है। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट
और डायरेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ये गलत है, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता है। और तीसरा स्टेटमेंट कौन सा था, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, ये भी नहीं आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन नंबर 90 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं कि जो द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। और इसमें एक फैक्ट याद करना है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केस वेयर देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर, पहला क्या है, बिटवीन द सेंटर्स एंड वन और मोर स्टेट्स, दूसरा क्या है, बिटवीन द सेंटर्स एंड एनी स्टेट्स और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन अदर साइड्स, तीसरा क्या है, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। यहाँ पे एक फैक्ट याद करना होगा कि द एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट्स, और ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाई एनी वे ऑफ, नॉट बाई वे ऑफ अपील। सो ये डिफरेंस किसके किसके बीच में था, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, मतलब ये होता है कि नो अदर कोर्ट्स कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट, और ओरिजिनल का मतलब होता है द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है ना, नॉट बाई वे ऑफ अपील। सो ये फैक्ट याद कर लेना है रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट और एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना वो थोड़ा फैक्चुअल है। वो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड। सो 3 है स्टेट, 3 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, दूसरा कौन सा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, तीसरा कौन सा है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। सो इसमें कुछ फैक्ट्स याद कर लेना है कि देयर आर 21 हाई कोर्ट्स हैं कंट्री में, ठीक है ना। और उसमें से जो 3 है ना, 3 हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट्स। सो जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ना, हैज़ जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में है, ठीक है ना। और सेकंड कौन सा था, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ये किस में कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे इसका जुरिस्डिक्शन है, असम में है, नागालैंड, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। और गुवाहाटी हाई कोर्ट को ही असम हाई कोर्ट भी कहते हैं। और तीसरा कौन सा है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ पे है, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के रिलेशन के बीच में है। सो ये पूछ रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट। कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, सेकंड है कि इफ ही सीक्स एडवाइस सच एडवाइस, और थर्ड है ओनली इफ द मैटर्स रिलेट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। सो इसमें से जो ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 2 है ना वही सही है बस। इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट टेंडर करता है एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट ओनली if the president seeks such an advice and not on its own initiative। मतलब ये है कि जब प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए होगा तभी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा, ना कि खुद के इनिशिएटिव पे। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 143 है, ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक सच ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2 कैटेगरीज। मतलब आर्टिकल 143 में 2 कैटेगरीज में ओपिनियन ले सकता है प्रेसिडेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। पहला क्या है, on any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise. In this situation, the Supreme Court may tender or may refuse to tender its own opinion to the President। मतलब पहले वाले में क्या है, जब पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कुछ हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकता है, नहीं रिफ्यूज़ भी कर सकता है। और दूसरा क्या है, ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, agreement, covenant, engagement, senate or other similar। In this situation, Supreme Court must tender its opinion to the President। मतलब दूसरे वाले में क्या है, जब प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी हो, एग्रीमेंट हो, कोवेनेंट हो, इंगेजमेंट हो, सेनेट हो और सिमिलर थिंग्स हो, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को मस्ट है देना टेंडर ओपिनियन। और एक चीज़ और याद रखना है कि इन बोथ केसेस द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ ओनली एडवाइजरी एंड नॉट अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। Hence, it is not binding on the president. He may follow or may not follow the opinion। So, president के ऊपर है कि फॉलो करे या ना फॉलो करे दोनों केसेस में। और इसमें जो स्टेटमेंट 3 था कि
ओनली इफ़ द मैटर्स रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये भी गलत है। कैसे गलत है? इसका ये है ना कि द प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड मैटर्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, बट इट इज़ नॉट द ओनली मैटर ऑन विच द प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस। ठीक है ना, मतलब प्रेसिडेंट जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मैटर्स को एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन बस वो ओनली मैटर नहीं है जो ऑन विच द प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो रिलेटेड टू लोक अदालत से। सो इसमें ना स्टेटमेंट ए, मतलब ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही गलत है। ठीक है ना। सो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहले इस ऑप्शन में क्या बोल रहा था कि लोक अदालत हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू सेटल मैटर्स एट द प्री लिटिगेशन स्टेज एंड नोट दोस मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। सो ये गलत है। इसमें क्या फैक्ट याद रखना है कि लोक अदालत हैव द जुरिस्डिक्शन टू सेटल बोथ प्री लिटिगेशन एंड पेंडिंग केसेस एंड दे आर an alternative dispute resolution mechanism aimed at resolving disputes outside the regular court processes. They can take up cases that are yet to be filed in the court, उसको pre-litigation कहते हैं, as well as the cases that are already pending before the court. ठीक है ना, मतलब both pre-litigation and already pending before the cases before the court को लोक अदालत में लिया जा सकता है। और इसमें जो ऑप्शन भी था कि लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर, ये भी गलत है। इसमें क्या है कि वाइल लोक अदालत आर मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद सेटलिंग सिविल डिस्प्यूट्स, दे कैन ऑल्सो हैंडल सर्टन क्रिमिनल केसेस डेट आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ठीक है ना, और मतलब ये है कि सिविल के डिस्प्यूट्स और क्रिमिनल केसेस को भी लोक अदालत हैंडल कर सकता है, दोनों को ही हैंडल करता है जो कि कंपाउंडेबल इन नेचर हो। Compoundable offenses are those offenses where the victim and accused can reach a compromise and case can be withdrawn. और इस ऑप्शन सी जो था, एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ ईदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। सो ये भी गलत है। इसमें क्या याद रखना है कि लोक अदालत टिपिकली इन्वॉल्व अ पैनल ऑफ मेंबर्स which may include serving or retired judicial officers, lawyers, social workers or any other person with the legal expertise or experience in the dispute resolution. ठीक है ना, मतलब कोई भी हो सकता है, सर्विंग और रिटायर्ड दोनों ही, जरूर नहीं है कि रिटायर्ड ही जुडिशियल ऑफिसर्स हो। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है और ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मे बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ़ इट, इसमें ना ऑप्शन बी ही सही है। क्या बोल रहा है ऑप्शन बी, रिमूव्स राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ फ्रॉम द पार्ट 3 एंड प्लेसेस इट एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें फैक्ट्स कुछ याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो राइट इक्वालिटी फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और एज पर द केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। मतलब ये है कि जब भी बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड किया जाएगा ना, तब सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। और बाकी जो ऑप्शन ए और सी और डी में थे वो गलत है। ऑप्शन ए में क्या था, एस्टैब्लिशेस 3 tier फेडरल सेटअप इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग 2 tier सेटअप। सी ऑप्शन क्या था, रिप्लेसेस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव विद द प्रेसिडेंशियल वन। और डी ऑप्शन क्या था, एस्टैब्लिशेस अ फेडरल कोर्ट ऑफ अपील टू लाइटन द बर्डन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, जब भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं चेंज किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, तो क्या करना है ना, बेसिक स्ट्रक्चर में जितने भी चीज़ें हैं उनका एक लिस्ट बनाना है, उसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो रिलेटेड टू द PIL है और इसमें कुछ फैक्ट्स याद रखना है। इसमें ना स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। वो क्या था, चीफ जस्टिस VR कृष्णा अय्यर वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये गलत स्टेटमेंट है। जो जस्टिस VR कृष्णा अय्यर थे ना वो जज एंड मिनिस्टर थे। ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। और इन्होंने रिफॉर्म द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, ये याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि जस्टिस VR कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस PN भागवती आर कंसिडर्ड द पायनियर प्रोजेनाइटर ऑफ
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, मतलब कि PIL के कौन पायनियर थे? VR कृष्णा अय्यर जस्टिस और जस्टिस PN भागवती। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो रिलेटेड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में। सो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है और स्टेटमेंट 2 जो है ना वो गलत है। स्टेटमेंट 1 कौन सा है? द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो ये सही स्टेटमेंट है। और इसी में कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बोथ द जजेस कैन बी रिमूव बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट किसके लिए होता है? जजेस के लिए होता है, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और ये प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट में विच इज़ इनिशिएटेड बाय अ मोशन, अ रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 मेंबर्स लोकसभा में और 50 मेंबर्स राज्यसभा में, मतलब कहीं भी हो सकता है एक जगह, दोनों में से एक जगह। 100 मेंबर्स लोकसभा या 50 मेंबर्स इन राज्यसभा एंड पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी वंस एडमिटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ठीक है। द ग्राउंड ऑफ रिमूवल इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और इसमें जो स्टेटमेंट 2 है जो कि इनकरेक्ट है, वो क्या बोल रहा है? आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस द परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। सो ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें क्या फैक्ट याद रखना है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन a retired high court judge is not allowed to practice law in any court or before any authority in India except the Supreme Court or other high courts। ठीक है ना। This restriction implies that the retired judge cannot practice in lower courts or in the high court from which he has retired। So याद रखना है कि हाई कोर्ट के जज आफ्टर रिटायरमेंट वो एक्ट या प्लीड कर सकता है बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट। सेम हाई कोर्ट में नहीं कर सकता, लोअर कोर्ट्स में भी नहीं कर सकता है। और इसी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि सम प्रोविजंस फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। इसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं? पहला क्या है? मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। सो द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। दूसरा क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है उनके पास। कितना होता है? द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। ठीक है, 62 ईयर्स लिखा है। एंड दे कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तीसरा कौन सा है? फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। ठीक है ना। सो द सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव और पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। डिटरमाइन करता है। ठीक है। दिस कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। याद रखना है। और चौथा क्या है? एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। मतलब ये है कि द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल बजटरी प्रोसेस एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड और अबॉलिश्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है ना। और पांचवा क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि द कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। सो ये कुछ प्रोविजंस थे इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट को मेंटेन करने के लिए। ये फैक्ट्स याद कर लेना है सारे। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो अगेन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड है। सो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है ना। पहले स्टेटमेंट में ये बोल रहा है द पार्लियामेंट कैन नॉट एनलार्ज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज इट्स जुरिस्डिक्शन इज लिमिटेड टू दैट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो गलत स्टेटमेंट है। इसमें क्या फैक्ट याद करना है? अंडर आर्टिकल 138 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एनलार्ज द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स ओन मैटर ऑन एनी मैटर इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है ना। मतलब आर्टिकल 138 बताता है कि पार्लियामेंट है के पास पावर है कैन की एनलार्ज करने का जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, याद करना है। और जो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा था? द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न चीफ जस्टिस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये भी गलत है। इसमें क्या फैक्ट याद करना है कि एज पर आर्टिकल 146 and 229 the appointments of the officers and servants of the Supreme Court and High Courts are made by their respective Chief Justice। ठीक है ना। मतलब ये है कि आर्टिकल 146 और आर्टिकल 229 में जो ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स अपॉइंटेड होते हैं रिस्पेक्टिव बाय देयर रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिसेस। और एक चीज़ और याद करना है
कि इनके कंडीशन ऑफ सर्विसेज are governed by rules made by the chief justices with the salaries related rules requiring the president's or governor's approval. और इसमें एक चीज़ और याद करना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है ना आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, while the administrative expenses of high court होता है ना आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स. सो याद कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना वो अगेन सिमिलर टू अभी जो पहला क्वेश्चन इसके जस्ट पहले क्वेश्चन देखे थे, जस्ट पिछला क्वेश्चन देखे थे. इसमें ये बोल रहा है द पावर टू एनलार्ज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स रेस्ट विद किसके पास होता है. सो ये पावर पार्लियामेंट के पास होता है. इसमें क्या फैक्ट याद करना है कि अंडर आर्टिकल 138 द पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एनलार्ज द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट. सो याद कर लेना है कि आर्टिकल 138 में किसको पावर मिला है, पार्लियामेंट को मिला है कि टू एनलार्ज द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो थोड़ा फैक्चुअल है. ये पूछ रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन. सो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था. और इसमें एक फैक्ट याद करना है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो होता है ना ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द USA इन 1960s में. याद कर लेना. और इसमें ना एकदम याद ही करना, कोई इसमें तुक्का नहीं लगाना है कि इंडिया में हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ था. PIL कहाँ हुआ था, USA में हुआ था 1960s में. क्या हुआ था कि इट वॉज डिज़ाइन टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू द प्रीवियसली अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स और इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है. और इसमें ना दोनों ही स्टेटमेंट जो है एजर्शन और रीज़न में दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है. जो एजर्शन है वो क्या बोल रहा है कि विलफुल डिसोबीडियंस और नॉन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स और यूज़ ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज अबाउट द जुडिशियल बिहेवियर अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. सो ये सही स्टेटमेंट है. इसमें क्या फैक्ट याद कर लेना है कि विलफुल डिसोबीडियंस or non-compliance of court orders or use of derogatory languages about judicial behaviors amount to contempt of court. This is because the contempt of court is any act that tends to interfere with the administration of justice or to bring the authority and dignity of the court into disrespect. So ये सही स्टेटमेंट था. और इसमें जो रीज़न था जो कि ट्रू है वो क्या बोला था, जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड without arming the judiciary with the punitive powers to punish contemptuous behavior. So ये सही स्टेटमेंट. इसमें भी कुछ फैक्ट याद कर लेना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट बी प्रैक्टिस विदाउट आर्मिंग द जुडिशियरी विद द punitive powers to punish contemptuous behavior. This is because judicial activism is practice of judges taking an active role in interpreting the law and issuing rulings that have significant impact on the society. ठीक है ना. लेकिन ये जो दोनों है ना एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है ना वो सही होगा. ये फैक्ट्स याद करना जुडिशियल एक्टिविज्म और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड है. सो ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड. इसमें जो ऑप्शन सी है ना ट्रिब्यूनल जज वो नहीं इंक्लूड होता है. बाकी जो ऑप्शन A B और D में दिया था चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जजेस, चीफ जजेस ऑफ ए स्मॉल क्लास कोर्ट, ये सब इंक्लूड होते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस में. और इसी में कुछ फैक्ट्स याद करना है कि आर्टिकल 236A में क्या है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड वेरियस जुडिशियल पोजीशन सच एज जज ऑफ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, assistant district judge, chief judge of a small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, session judge, additional session judge and assistant session judge. ठीक है ना. अब जितने बोला हूँ वो सब डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं. ठीक है ना. क्या कहते हैं फिर से बताता हूँ. जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ a small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate,
सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है। और हाउएवर इट डज नॉट एनकम्पास द पोजीशन ऑफ ट्रिब्यूनल जज, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल जजेस presides over specialized tribunals that deal with the specific areas of laws and are not part of the regular district judiciary, ठीक है, याद कर लेना है। और कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं रिलेटिंग टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसमें आर्टिकल 233 टू 237 जो होता है ना, डील करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट से। आर्टिकल 233 क्या बताता है? इट इज़ रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। द गवर्नर ऑफ स्टेट्स इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स, रिलेटेड वो किस में होता है? अपॉइंटिंग, पोस्टिंग, प्रमोटिंग डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 234 में क्या बताता है? इट डील्स विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर नॉट डिस्ट्रिक्ट जज बट विश टू एंटर द जुडिशियल सर्विसेज। और आर्टिकल 235 क्या बताता है? इट ग्रांट्स द हाई कोर्ट द अथॉरिटी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स, ठीक है। और आर्टिकल 236 क्या है? इट प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ टर्म जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। और आर्टिकल 237 क्या होता है? इट एम्पावर्स द गवर्नर टू एक्सटेंड द प्रोविजंस आउटलाइंड इन दिस चैप्टर टू स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन अ स्टेट। सो ये भी आर्टिकल्स जो थे ना वो रिलेटेड विद द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो इनको याद कर लेना है क्या क्या इनमें है। आर्टिकल 233 से लेकर 237। और ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड कौन कौन से जजेस हो सकते हैं जो कहलाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, वो भी याद कर लेना है, जो कि आर्टिकल 236A में दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट्स इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही इज़ सब्जेक्ट टू, इसमें ना स्टेटमेंट ऑप्शन ए जो है ना वही सही है। क्या बोल रहा है ऑप्शन ए? अ रेड जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर ऑफ द रेड जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी ऑफ अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ये सही स्टेटमेंट है। और ऑप्शन बी जो था, ऑप्शन बी सी डी ये गलत है। इसमें क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है? स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। सी कौन सा? डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, ये भी गलत है। और डी क्या है? स्पेशल पावर्स प्रोवाइडेड टू द चीफ मिनिस्टर इन दिस रिगार्ड, ये भी गलत है। और क्वेश्चन 31 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं कि व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एक्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही सब्जेक्ट टू द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है ना। इसका मतलब ये, दिस मीन्स डैट इफ एनी एक्शन टेकन बाय चीफ जस्टिस इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इज क्वेश्चनड, एनी अदर जज ऑफ अ हाई कोर्ट can exercise their power of writ jurisdiction to review and potentially correct that action, ठीक है। writ jurisdiction मतलब ये होता है allows judges to issue writs such as habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto, which are used to safeguard the fundamental rights of the citizen and to ensure that the public authorities act within the bounds of laws। इसमें ना क्वेश्चन 31 में जो ऑप्शन फ्रेमिंग था बड़ा अच्छा था। इसमें ऑप्शन यही सही है, द रेड जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में एक्ट करेगा तो याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ करेक्ट। इसमें ना स्टेटमेंट 2 और 3 ही सही है और 1 और 4 गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा था? द फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये सही है। और स्टेटमेंट 3 जो था, द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द रेफरेंस अंडर द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ये भी सही है। लेकिन जो स्टेटमेंट 1 था वो क्या है? इट इज़ बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रेफर टू इट्स बाय द प्रेसिडेंट, ये गलत है। और स्टेटमेंट 4 क्या था? नॉट मोर देन वन रेफरेंस एट अ टाइम कैन बी मेड टू सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये भी गलत है। और इसी में कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं क्वेश्चन 32 से रिलेटेड कि अभी हमने देखा था ना आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट इज़ ऑथराइज टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। क्या क्या मैटर्स थे? पहला क्या था? एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस,
और सेकंड कौन सा था, एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्रिंस कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट्स कोवेनेंट्स एग्रीमेंट एट्सेट्रा। और जो होता है ना, द एडवाइस सो गिवन इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद करना है, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस टू सिट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और बेंच विच गिव्स इट्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद करना है कि जो फुल बेंच होता है ना, इट कंप्राइजेज ऑफ द 3 और उससे ज़्यादा जजेस का होता है फुल बेंच, याद कर लेना है।